Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. पढ़ा जाना आगे. Yes, sir. थोड़ा सा डिले हो गया, एलओसी का काम हो रहा था. सर एक तो इक्वेशन नहीं समझ में आया था कल. कौन सा क्वेश्चन? इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन? हेलो. सर वो पहला समेशन वाला. पहला समेशन. थोड़ा बोलो तुम, मैं बतलाता हूँ. सर R इज इक्वल टू 1/m. हाँ, तो वो तो कल हमने परसों ही वो उसको हमने डिराइव कराया था. R इज इक्वल टू 1/M. और ऊपर था M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट Mn Rn डिवाइडेड बाई कैपिटल M. तो वो तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था, पिछले दिन ही हमने डिराइव किया था. कल उसी से रिलेटेड पॉइंट्स का मैंने डिस्कस किया था और अलग अलग केसेस को लेके चला. M1 बड़ा हो, M2 बड़ा हो, M1 M2 बराबर हो, R ओरिजिन पे लाइज हो, ये सारी चीजें जो है कि हमने कल जिक्र किया था. अब वो जो है कि R था. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. उसमें समेशन mi ri वेक्टर था, तो उसमें मेरे को I नहीं समझ में आया था सर. I वेरिएबल था. और हाँ, ध्यान दोगे, हमने उसको समझाने के लिए अलग से काम भी किया था. जैसे कि अगर आपको दे दिया गया है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट, मान लो कि ये M4 है, M5 है, तो अगर इतना लिखना पड़ रहा है, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए समेशन का यूज करते हैं अगर सम है तो. और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फैक्टोरियल का यूज करते हैं, जो कि आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा. और अगर आपको नहीं भी पढ़ाया जाता है तो कहीं फैक्टोरियल आएगा, पढ़ा दिया गया. तो उसको जो है कि हम आपको कहीं आता है तो फैक्टोरियल के बारे में बतला देंगे, बायो वाले जो बच्चे होंगे. तो ये जगह अगर सम है 5 तक जो है कि सम अगर करना है, तो इसी को सिंपली जो है आई मान लो कि जो वेरिएबल है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से रेगुलर 5 तक, तो 1 to 5, और ये हो जाएगा mi. इसी का मतलब क्या रहा, ये आया ना समझ में. इसी को हम ऐसे लिख रहे थे. अगर मान लो कि M6 भी होता, M7 होता, तो आप क्या लिखते, I इज इक्वल टू 1 to 7. समझ में आया ना. तो ये सिग्मा जो है कि समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी ऐसे ही फिर जो भी था टर्म उसको इसी तरह से लिख रहे थे. समझ में आया कि नहीं? Yes. तो चलें आगे ना. सौरभ, की जगह पे नहीं सुन पाया. की जगह पे M7 होना चाहिए. नहीं, तुम्हारी आवाज साफ आती है, पता नहीं क्या बोल रहे हो. बस मुझे MI सुनाई दे रहा है. MI के बाद तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है ना? Yes. हाँ, तो ये जो सौरभ पूछ रहा है आप लोगों को सुनाई दे रहा है? नो सर. यस सर. नो सर. सर पूछ रहा है कि M1 की जगह पे M7 लिख सकते हैं ना? ना इस केस में सर ना. यहाँ जो है कि आप ये कह रहे हो कि हम ऐसे लिखें I इज इक्वल टू 1 to 7 M7, ऐसे पूछ रहे हो क्या? Yes. ना, एकदम गलत होगा. हम वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं ना, ये वेरी कर रहा है. 7 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 1 to 7 है. और उस वेरिएबल सिंबल को कौन बतला रहा है? आई बतला रहा है, तो आई ही लिखोगे आप. 7 या 1 या 2 या 3 एक नंबर आप नहीं बतलाओगे. चलें आगे. अब आगे चलते हैं. सर आप इस पे न्यूमेरिकल करवाने के लिए बोले थे. हाँ, न्यूमेरिकल मैंने बोला था. अभी जो है कि हम इसका मोशन और लीनियर मोमेंटम पढ़ा दें, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ा दें, तब अब नेक्स्ट वीक में हम आपको जो है कि इसका न्यूमेरिकल कराएंगे. नेक्स्ट वीक में इसका न्यूमेरिकल हम करेंगे. और नेक्स्ट वीक में जो है हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में. तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लेकर के चलते हैं.
दिख रहा नहीं इधर, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना है, सेंटर ऑफ मास को हम cm लिख दे रहे हैं, हम शॉर्ट में इसे cm लिख दे रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में पढ़ना है। हम आपको बतलाएं कि हम इस टॉपिक में किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं, किसी ऐसे सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब इसी के मोशन के बारे में हमें पढ़ना है कि अगर ये मूव करता है तो इसके मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए मोशन का क्या इक्वेशन होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे फॉलो होगा कि नहीं, जैसे कि आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़े हो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक एक चीज का हम जिक्र करेंगे बारी बारी से। तो सिंस वी नो दैट वेक्टर आर है क्या, हमें बतलाने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गए हो। वेक्टर आर जो है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, वेक्टर आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो सिंस वेक्टर आर इज इक्वल टू, बोलो तो कोई एक लोग, मैं जिसका नाम ले रहा हूं वही लोग बोलोगे। अनुराग कुमार बोलो, अनुराग कुमार बोलोगे। बोलो 1/m, हाँ, summation over I is equal to 1 to n हाँ, mi/ri। हाँ, या ऐसे आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट डॉट mn/rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट mn, और ये टोटल मास हो जाएगा। चाहो तो इसकी जगह पे आप कैपिटल M लिख सकते हो। क्या सही है, लिखा जा सकता है ना इतना? यस अब जो है कि आप लिखोगे कि ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप टाइम t के विद रेस्पेक्ट अगर दोनों साइड में डिफरेंशियल करते हो तो रिजल्ट हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट। इस m को इधर ला दे रहे हैं तो ये हो जाएगा m, या चलो इसको उधर ही रहने दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू 1/M। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जहां पे असुविधा होगा तुरंत बोलोगे, लेकिन माइंड को एक्टिव रखोगे आप। तो 1/M और फिर ब्रैकेट में इसका डिफरेंशियल, तो m1 बाहर हो जाएगा, r1 का डिफरेंशियल टाइम के विद रेस्पेक्ट dr1/dt, फिर प्लस मास दूसरे पार्टिकल का नहीं चेंज होगा टाइम के साथ, क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, तो dr2/dt प्लस डॉट डॉट mn drn डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। dr/dt मतलब velocity, the rate of change of position is known as velocity. Here dr/dt represents velocity of center of mass. Therefore velocity of center of mass, ध्यान देना है, the rate of change of position of center of mass with respect to time is known as its velocity. Therefore this is written as BCM. BCM means वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलोगे आप लोग? तो दिस इज इक्वल टू 1/M m1 and dr1/dt। dr1/dt is written as v1, vector v1, and this v1 will represent velocity of first particle, फिर प्लस m2 dr2/dt, and here dr2/dt will represent velocity of another particle, it means the second particle, this will be vector v2 plus dot dot mn vector vn। समझ में आ गया इतना? सर। तो यही जो है कि क्या रहा, ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला रहा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v is equal to given by this result, VCM is equal to 1/M m1 v1 plus m2 v2 plus dot dot mn vm। Position of center of mass is given by r is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus dot dot mn rn divided by capital M, where capital M represents total mass of the system of body।
and velocity of center of mass. If system moves, then we can represent velocity of center of mass by BCM, and this BCM is equal to 1 by capital M1 V1 plus M1 V1 plus M2 V2 plus dot dot Mn Vn divided by total mass of the system of body. आया समझ में यह? Yes, sir. अब Yes, आगे sir. अब कुछ दूसरी बात हम करेंगे. अब इसके कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट से हम बात करेंगे. फोर्स से रिलेटेड और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, इस पॉइंट्स को हम देखेंगे. फिर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे. तो हम इसका अगेन डिफरेंशियल करने वाले हैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर सेकंड का. ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान ले रहे हैं. तो आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको इक्वेशन नंबर सेकंड जो रिजल्ट आया है, इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड हमने माना है. ये जो है कि इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है. चले ना आगे. थोड़ा सा कैमरा को हम Yes, उधर sir. मूव करेंगे, कैमरा को उधर घुमाएंगे. मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. आप Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे. चलें आगे. Yes, sir. ठीक है. हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट्स जो है कि आप ध्यान दोगे, एक्सेलरेशन लेकर के अगर चलते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए लिखोगे कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो लिख सकते हो आप ऑन डिफरेंशिएटिंग second with respect to time again इसको टाइम के विद रेस्पेक्ट अगर डिफरेंशियल करते हो, अगर वेलोसिटी को टाइम के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हो तो क्या मिलता है रिजल्ट? एक्सेलरेशन. बहुत सही, एक्सेलरेशन मिलता है. ये बात आप अच्छे से याद रख लिए हो कि अगर हमें पोजीशन दिया गया हो, पोजीशन का टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और अगेन अगर वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर देते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट तो हमें क्या मिल जाता है? Acceleration. That is, if we have to find the acceleration of system of particles, then we have to differentiate velocity of center of mass, that is dVcm divided by dt is equal to 1 by capital M M1, और ध्यान देना है लिखोगे आप dV1 by dt प्लस M2 dV2 by dt. समझ में आया? dV2 by Yes, dt. sir. Yes, sir. फिर प्लस डॉट डॉट Mn dVn डिवाइडेड बाई dt. समझ में आ गया इतना कि नहीं? Yes, sir. अब sir. आप समझोगे इसे, क्या VCM, the rate of change of VCM with respect to time is written as acceleration of system of particles, and let it is represented by capital A. Capital A. Here capital A represents acceleration of center of mass of system of particles. That is, this capital A is equal to 1 by M. और आगे आप सोच के बतलाओगे क्या लिखें हम? इसे M1 लिखें ना, और इसको बोलो तो आप क्या लिखें? Vector A1. Vector A1 means vector A1 will represent acceleration of first particle of system of particles. पहले पार्टिकल का acceleration है A1, फिर प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा A2 वेक्टर, फिर प्लस डॉट डॉट Mn AN वेक्टर. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आप थोड़ी, हाँ, कोई बोल रहे हो, कोई परेशानी है किसी को? चलें आगे ना. चलते हैं आगे. आप देखोगे क्या इस m को इधर लेते आए तो ये हो जाएगा ma वेक्टर इज इक्वल टू आप सोच के बतलाना. m1 a1 को क्या लिख सकते हैं? आपने ये पढ़ा है, न्यूटन की सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ. फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बतलाता है? बतलाते समय. हाँ, ठीक, बहुत सही. सबको पता है, सब लोग जान रहे हो, क्लास 9 से ही से पढ़ रहे हो, सबको मालूम है. तो ध्यान देना है कि m1 a1
न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ होती है, थोड़ी सी एक लाइन आप सुनोगे, इसके कंसेप्ट को ध्यान दोगे आप। न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ होती है, न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या बतलाता है कि फोर्स है क्या, इस बात को बतलाता है। जैसे कि फोर्स पर्टिकुलर एक ऐसी एक्सटर्नल कॉज है जो कि बॉडी को चला सकती है, रुकी हुई बॉडी को, या चलती हुई बॉडी को जो है कि वो रोक सकती है, या चलती हुई बॉडी को एक्सेलरेट कर सकती है, जो भी हो उसके पर्टिकुलर नेचर को बतला, पर्टिकुलर जो है कि क्या है फोर्स उसको बतलाता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये सेकंड लॉ बतलाता है, और थर्ड लॉ बतलाता है उसके नेचर को। जहां भी सिस्टम पे आप अप्लाई करोगे फोर्स, उसका तुरंत जो है कि रिएक्शन मिलेगा। तो ये जो है कि आप लिखोगे F1 मतलब नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एंड हियर M2A2 इज रिटन एज वेक्टर F2 प्लस डॉट डॉट आप क्या लिखोगे, Fn वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. अब आप समझिए, पहले पार्टिकल पे नेट फोर्स इतना है, दूसरे पार्टिकल पे फोर्स इतना है, तीसरे पे इतना है, डॉट डॉट nवे पे इतना है। और अगर सबको वेक्टर सम कर देते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेक्टर सम कर देते हैं, तो क्या हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम हो जाएगा? नेट फोर्स मालूम हो जाएगा ना। अगर कोई सिस्टम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसिस्ट है और अलग अलग पार्टिकल पे फोर्सेस जो लग रहे हैं उसका वेक्टर सम कर दें, तो सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स मालूम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट MA वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये रहा एक रिजल्ट, और ये रिजल्ट क्या बतला रहा है, MA वेक्टर इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। MA where A represents acceleration of center of mass, तो ये बतलाता है, यहां से जो है कि ध्यान दोगे, इस रिजल्ट पे आपको समझना है। ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, MA वेक्टर इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास है क्या, इसको हम समझाएंगे कि सेंटर ऑफ मास, जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में पिछले दिन जो है कि आपने बात किया है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज ए पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये बात आपने कहा। अब इसके बेस पर आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, and if external force is applied on the system, then it accelerates, center of mass of system start to accelerate with acceleration vector, capital vector A, that is net external force on the system of particle. Net external force on the system of particle is given by the product of MA vector, where A represent acceleration of center of मास। ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये समझ में आ गया ना? सर आप लोग थोड़ा डाउनवर्ड शिफ्ट कर दीजिए, क्या क्या नहीं, हल्का सा नीचे। अच्छा, सर डाउनवर्ड शिफ्ट कर दीजिए कैमरा। ठीक, कैमरे को ना। यस सर। ठीक, आप लोग देखना, मुझे उम्मीद है कि जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सा साइड बुक का अगर हेल्प लोगे और ये ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स जैसा ही मैं लिखते चल रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स जहाँ पे आ रहा है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो उसको एक एक दो लाइन कहीं कहीं अपने से आप ऐड कर लोगे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो है कि मेन कंसेप्ट क्या रहा, फाइनली देखोगे ये सब लिखने के बाद जो है कि जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का क्या मीनिंग है आप बतलाओगे। इस रिजल्ट से क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स as if the center of mass of the system will concentrated at the center of mass and all the external forces applied at that point। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल मास कंसंट्रेट होता है, ऐसा एज्यूम करते हैं। और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो ये कहां पर एक्ट है, सेंटर ऑफ मास पर जो है कि एक्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया।
कि एक बार और समझाएं इस बात को, इसके कंसेप्ट को एक बार और बोलें कि क्या मतलब है इसका। एक बार Yes, sir. बस एक बार और आपको बतलाते हैं, एक बार और आप ध्यान दोगे। मैं ये आप बतलाओगे सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने क्या पढ़ा कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि टोटल मास जो है कि सिस्टम का क्या है, वहीं पे कंसंट्रेट है। अब दूसरी बात, अगर सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो टोटल फोर्स ऐसा एक्ट करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि टोटल फोर्स कहाँ पे लग रहा हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा हो, और कहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा हो। इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, किसी सिस्टम की बात करते हैं, बाहर से फोर्स लगाया जाता है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको निकालना पड़ गया कभी किसी केस में, तो कुछ नहीं करना है, सिस्टम का टोटल मास और सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन का, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर पता करके मल्टीप्लाई कर दो तो सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको मालूम हो जाएगा। चले आगे ना। Yes, sir. अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम का, तो चलते हैं और लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, और प्रयास करें कि ये खत्म करा दें हम। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। आज न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराया कि ये सब बातें बतला दें, नेक्स्ट वीक में हम जो है कि आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे इसका। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको पता है सिंस वी नो, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस वी नो कि वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर VCM इज इक्वल टू 1/m, m1 v1 वेक्टर था कि नहीं, फिर प्लस m2 v2 वेक्टर, याद आ रहा है, यही ना अभी अभी तुरंत आपने पढ़ा, mn vn वेक्टर। अब इस m को इधर ला दे रहे हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट mVCM इज इक्वल टू m1 v1. m1 v1 represents linear momentum of first particle of the system, m2 v2 represents linear momentum of second particle of the system, m3 v3 थर्ड पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आगे डॉट डॉट, तो आप इसको क्या लिखोगे, P1 लिख सकते हो ना, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा P2, फिर प्लस डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा Pn। तो ये रहा, ये जो है कि आप ध्यान दोगे, ये किसको बतला रहा है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बिहेव्स सच एज, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज the vector sum of linear momentum of individual particles from which system consists. That is, linear momentum of center of mass is equal to linear momentum of first particle, vector sum of linear momentum of second particle plus vector sum of linear momentum of third particle dot dot. आ गया समझ में कि नहीं है? उसी जैसा है ना, जैसा कि आपने R पढ़ा, V पढ़ा, उसी तरह से आपने यह P पढ़ा। अब इसे जो है कि आप P कह सकते हो, इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप समझ गए हो कि ये जो है सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम बतला रहा है। इसके बारे में भी आप समझ गए, ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब आप ध्यान दोगे आगे, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 मतलब PCM सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, फिर P3 प्लस डॉट डॉट Pn। अब बार बार हमने बतलाने का प्रयास किया है, फिर एक बार और बतला रहे हैं कि पिछले चैप्टर तक पॉइंट पार्टिकल की बात आप करते थे, तो इसके मोशन की बात करें, इस पे फोर्स की बात करें तो आसान था, लेकिन अगर हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो कई पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे नेट फोर्स निकालना, इसकी वेलोसिटी निकालना,
ये सब बातें जो है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रही है कि किस पार्टिकल का वेलोसिटी ले, किस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम ले। तो कुछ नहीं करना है, आप इसके पूरे सिस्टम को जो है कि आप स्टडी करना चाह रहे हो तो किसका स्टडी करो, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप निकाल दो, पूरे सिस्टम की जो है कि वेलोसिटी आपको मालूम हो जाएगी, VCM = 1/m। इस तरीके से लीनियर मोमेंटम निकालना हो तो सेंटर ऑफ मास की बात करो कि सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम = अलग अलग पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का फैक्टर सम। तो दिस = इतना। अब फिर हम इसका डिफरेंशियल कर दे रहे हैं, दोनों साइड का डिफरेंशियल करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी हैव dPcm डिवाइडेड बाई dt = dP1/dt, फिर प्लस dP2/dt प्लस dP3/dt प्लस डॉट डॉट dPn/dt। अब देखो dPcm/dt एक लाइन अभी नीचे हम लिख सकते हैं और आप लोग ध्यान दोगे थोड़ा सा बस। dPcm/dt = F1 न्यूटन की सेकंड लॉ। न्यूटन की सेकंड लॉ क्या बतलाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम = फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो dP1/dt को हम क्या लिखें, F1 फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यही ना होता है न्यूटन की सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम = फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, यही ना होता है। तो इसे F1 लिखें कि नहीं, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो F2 वेक्टर, फिर प्लस क्या लिखोगे आप, F3 वेक्टर, फिर प्लस डॉट डॉट आप इसे क्या लिखोगे, Fn वेक्टर। आया समझ में, यह हो जाएगा क्लियर। अब देखो एक चीज आप समझो, इसे पहले पार्टिकल पे फोर्स, दूसरे पे फोर्स, तीसरे पे फोर्स, डॉट डॉट 10th पे फोर्स, मतलब कि सिस्टम पे नेट फोर्स। क्या हम इसे F एक्सटर्नल लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना F एक्सटर्नल। तो अब देखो इसे हम थोड़ा सा इधर हम चलते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरे पेज पर। तो नो सर, नहीं समझ में आया ये वाला। क्या इसमें नहीं समझ में आया? हाँ अब से बोलो। कैसे दिख रहा है? ये देखो लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है, लीनियर मोमेंटम मालूम है, तो लीनियर मोमेंटम का टाइम के विद रिस्पेक्ट जो है कि आप डिफरेंशियल कर दो। तो डिफरेंशियल कर दियोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है कि नहीं। तो क्या आप इसे F1 लिखोगे, इसे F2 लिखोगे, इसे F3 लिखोगे, इसे Fn लिखोगे कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो आप। न्यूटन की सेकंड लॉ क्या बतलाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यही ना होता है। ना लिखेंगे, और अगर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दें तो सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा कि नहीं। यस सर। तो अब इसी को आप लिख सकते हो, इसी पॉइंट को आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू ऑन, अब ये आप लिख सकते हो इसे दिस implied as dPcm, this implied as dPcm divided by dt is equal to नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिखा जा सकता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया कि नहीं। अब इसको फिर एक लाइन में हम बतलाते हैं कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम के ये रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। दैट इज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dPcm अपॉन dt, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dPcm by dt। समझ में आ गया नहीं? अब यहाँ पर ध्यान दोगे एक चीज और, if F external is equal to 0, अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो क्या लिखोगे आप, dPcm by dt is equal to कितना, 0। और ये 0 कब होगा, किसी का भी डिफरेंशियल 0 कब होता है,
जबकि वह वैल्यू जो है कि क्या हो, कांस्टेंट हो। हो। और यही तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो है कि किसको बतला रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बतला रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन linear momentum, total linear momentum of system of particle is remains constant। यदि सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। कांस्टेंट। यही ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। आपने क्लास 9th में थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ा था। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि टोटल लीनियर मोमेंट, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। किसी सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है कि टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इस तरीके का स्टेटमेंट आपने पढ़ा था। और पर्टिकुलर कार थी, टकरा रही थी और स्पीड जो है कि चेंज हो रहा था, तो टोटल मोमेंटम निकाल रहे थे, टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जा रहा था, तो कह रहे थे कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये उसी बात को बतला रहा है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बस 1 मिनट जो है कि एक और हम बात बतला दें कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू mb होता है। इधर मिटा दें। अब एक चीज और हम जल्दी बतलाना चाहेंगे, बस 2 मिनट और। इस PCM को क्या MVCM लिख सकते हैं ना, आप इसी को लिख सकते हो m dVCM बाई dt इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। बोलो सही है कि नहीं, लिखा जा सकता है कि नहीं, थोड़ा सा आप समझोगे, ध्यान दोगे, ये लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि P को तो M भी लिखा जा सकता है, M बाहर हो गया, M तो कांस्टेंट है। और अगर F एक्सटर्नल 0 हो जाए, अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लें कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तब आप समझोगे F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तब इसी रिजल्ट को क्या लिखोगे, अब इस रिजल्ट को लिखोगे dVCM अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सिंस मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू 0, मास तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब dVCM अपॉन dt किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और 0 के बराबर होना चाहिए मतलब कि किसी का डिफरेंशियल कर रहे हो, ये 0 हो जा रहा, तो किसका डिफरेंशियल 0 होता है, यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो जाएगा। इसका मतलब यह है दिस इंप्लाई दैट VCM इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट और VCM इज इक्वल टू 0। यही 2 सिचुएशंस होगा ना, यही 2 सिचुएशन होंगे ना कि या तो VCM 0 हो या तो VCM कांस्टेंट हो। तभी जो है अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलेगी या बॉडी जो है रुकी रहेगी। ये न्यूटन की फर्स्ट लॉ बतलाता है कि फिर if there is no external force on the system of particles then body will remain in rest और continue with the same speed in same direction। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी डायरेक्शन में चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। समझ में आई यह? यस सर। तो ये जो है न्यूटन की फर्स्ट लॉ को बतला रहा। बस रहने दे रहे हैं आज इतना ही। थोड़ा सा नीचे हमने छोटा लिखा है, उसे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। और अगर कोई असुविधा होगा, कोई परेशानी होगी तो अगले दिन आप पूछोगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग को एंड करेंगे। थोड़ा कैमरा लेफ्ट साइड घुमा दीजिए। लेफ्ट साइड में घुमा दें। यस सर, हट जाइए। कहीं पर अगर छूटा होगा, कट रहा होगा तो अपने से लिखोगे, रफ पे अपने से लिखोगे इसे अच्छे से बोलोगे। इंड करें। यस सर। इंड थैंक करते यू हैं। सर। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू।